नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम चंद्रवंश देख रहे हैं और चंद्रवंश में दोस्तों हमने भीष्मचंद्र तक देखा है क्लास फर्स्ट में। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने चंद्रवंश देखा और चंद्रवंश में भीष्मचंद्र तक हमने पार्ट 1 में देखा। और आज दोस्तों भीष्मचंद्र के बाद अगला जो राजा हुआ थोहरचंद, तो आज हम थोहरचंद से चलेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने आपको भीष्मचंद्र के बारे में बताया था पिछली क्लास में कि क्राचल देव जो नेपाल का राजा था, क्राचल देव, उसने क्राचल देव ने 1223 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो उस समय चंद वंश का शासक कौन था? भीष्मचंद्र था। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो इसके बाद दोस्तों जो भीष्मचंद्र था दोस्तों, भीष्मचंद्र के समय जो है चंद्रवंश जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था और चंपावत के कुछ भागों तक ही दोस्तों चंद्रवंश जो है सीमित रह गया था। तो इसके बाद दोस्तों भीष्मचंद्र के बाद राजा बने थोहरचंद। चलिए दोस्तों हम थोहरचंद पर बात करते हैं। देखिए थोहरचंद की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियर कर लें कि वास्तविक संस्थापक और संस्थापक। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको पूछा जाता है चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो वास्तविक संस्थापक थोहरचंद। ठीक है, अगर आपको संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है, चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, तब आपका आंसर रहेगा सोमचंद। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सोमचंद रहेगा। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो थोहरचंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो अगर बनेगा क्वेश्चन तो इस प्रकार से बन सकता है। चलिए, तो वास्तविक संस्थापक थोहरचंद और चंद्रवंश का ये दोस्तों 23वां जो है शासक था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। थोहरचंद चंद्रवंश का 23वां शासक यानी कि 23वां शासक था। और साथ ही साथ दोस्तों हमें जो है चंद्रवंश के संस्थापक यानी कि थोहरचंद जो है चंद्रवंश का संस्थापक था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, इनको आप याद रखेंगे। पुस्तक है दोस्तों रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। तो ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पिछली क्लास में कि डब्ल्यू फ्रेजर हो गया और फ्रांसिस हैमिल्टन हो गया, तो उन्होंने थोहरचंद को जो है चंद्रवंश का संस्थापक माना है। तो देखिए इनकी पुस्तक है डब्ल्यू फ्रेजर की रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। इससे जानकारी मिलती है कि चंद्रवंश का संस्थापक थोहरचंद था। तो दोस्तों ये इनकी पुस्तक है डब्ल्यू फ्रेजर की रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। तो इस पुस्तक से जानकारी मिलती है दोस्तों कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? थोहरचंद था। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, देखिए पुस्तक है, देखिए किंगडम ऑफ नेपाल। तो किंगडम ऑफ नेपाल फ्रांसिस हैमिल्टन की बुक है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको भूल गया यहाँ पर। देखिए ये बुक कब लिखी गई थी, ये भी आप जो है नोट कर लें। 1813 में दोस्तों रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? थोहरचंद था। अगला फैक्ट, अगला जो है पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल। ये बुक है दोस्तों फ्रांसिस हैमिल्टन की। इससे जानकारी मिलती है कि थोहरचंद झूसी यानी कि इलाहाबाद से आकर नेपाल के राजा के यहाँ नौकरी की और आगे चलकर दोस्तों उसी ने चंपावत की स्थापना की। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि फ्रांसिस हैमिल्टन की बुक है जिसमें ये हमें जानकारी मिलती है कि थोहरचंद जो है दोस्तों कहाँ से आया था? ये झूसी इलाहाबाद से आया था और नेपाल के राजा के यहाँ इसने नौकरी की और उसी के बाद दोस्तों आगे चलकर फिर इसने चंपावत जो है चंपावत नगर की स्थापना की। तो ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। तो हमने दो बुक देखी, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो डब्ल्यू फ्रेजर ने लिखी, और साथ ही साथ दूसरी बुक किंगडम ऑफ नेपाल, ये फ्रांसिस हैमिल्टन की बुक है। तो इन दोनों किताबों से दोस्तों हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? थोहरचंद था। आगे बात करें दोस्तों, तो थोहरचंद के बाद जो है कल्याणचंद प्रथम गद्दी पर बैठा। ठीक है,
तो देखिए कल्याण चंद बैठा, कल्याण चंद प्रथम गद्दी में बैठा थोहर चंद के बाद, और कल्याण चंद प्रथम के बाद त्रिलोक चंद जो है गद्दी पर बैठा। तो त्रिलोक चंद से संबंधित हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। त्रिलोक चंद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। आपको पूछा जा सकता है कौन सा चंद्रवंश का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, तो था आपका त्रिलोक चंद। दूसरा देखिए छकाता राज्य, यानी कि भीमताल नैनीताल का क्षेत्र जिसको छकाता राज्य के नाम से जाना जाता था, छकाता राज्य को जीतकर एक किला बनाया था किसने? त्रिलोक चंद ने। याद रखेंगे छकाता राज्य को किस चंद्रवंश के शासक ने जीता? तो त्रिलोक चंद ने जीता। और छकाता राज्य दोस्तों भीमताल नैनीताल का क्षेत्र माना जाता है, और इसको जीतकर जो है एक किले का निर्माण किया था त्रिलोक चंद ने। और साथ ही साथ दोस्तों भीमताल और नैनीताल क्षेत्र में जब त्रिलोक चंद ने जीता तो उस समय वहां कतूरियों का अधिकार था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये दो फैक्ट याद रखें। उसके बाद देखिए त्रिलोक चंद के बाद आपका डमरू चंद ने जो है शासन किया। उसके बाद धर्मचंद ने शासन किया। और धर्मचंद से संबंधित एक फैक्ट है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के कराचल अभियान के समय चंद राजा कौन था, ये अगर पूछा जाता है तो धर्मचंद था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कराचल अभियान के समय चंद्रवंश पर किसका शासन था, कौन शासक था चंद्रवंश का, तो था धर्मचंद। इसको याद रखेंगे। और कराचल अभियान दोस्तों चीन व तिब्बत से लगी हुई हमारी जो सीमा है उसको प्राप्त करने के लिए अभियान था कराचल अभियान। तो याद रखेंगे धर्मचंद उस समय चंद्रवंश का राजा था। धर्मचंद के बाद दोस्तों अगला जो राजा है वो है आपका अभयचंद। देखिए अभयचंद से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखिए धर्मचंद के बाद अभयचंद गद्दी पर बैठा, और अभयचंद का जो है दोस्तों लोहाघाट चंपावत से 1371 ईस्वी में एक ताम्र लेख प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभयचंद का जो है लोहाघाट चंपावत में दोस्तों एक ताम्र लेख प्राप्त हुआ है 1371 का, यानी कि 1371 ईस्वी में एक ताम्रलेख मिला है लोहाघाट चंपावत से अभयचंद से संबंधित, अभयचंद का। तो ये दोस्तों ये ताम्रलेख जो है कुमाऊनी भाषा में है, इसको याद रखेंगे। कुमाऊनी भाषा में ताम्रलेख मिला है अभयचंद का लोहाघाट से। और इसमें दोस्तों चंद शासन व्यवस्था तथा राजवंशावली की जानकारी मिलती है। यानी कि जो ये ताम्रलेख है दोस्तों इसमें चंद शासन व्यवस्था कैसी थी तथा राज जो वंशावली थी वो कैसी थी चंद्रवंश में, इसकी जानकारी मिलती है अभयचंद के ताम्रलेख से। याद रखें अभयचंद का जो ताम्रलेख था वो किस भाषा में था? कुमाऊनी भाषा में था, इसको याद रखेंगे। अभयचंद से संबंधित अगला जो फैक्ट है वो है अभयचंद जो है दिल्ली सल्तनत के राजा मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल क्या था 1325 से 1351 तक शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, तथा फिरोज तुगलक का समकालीन था। यानी कि फिरोज तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आया, यानी कि 1351 के बाद का शासन रहा फिरोज तुगलक का। तो इनका समकालीन माना जाता है अभयचंद को। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन, फिरोज तुगलक का समकालीन, तो ये याद रखेंगे। तो अभयचंद के बाद दोस्तों नाम आता है, अभयचंद के बाद जो शासक बना, कौन बना? अभयचंद के बाद बना ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद। यानी कि नाम ज्ञानचंद था, गरुड़ की उपाधि दी गई थी, अभी हम बात करेंगे। तो ज्ञानचंद का शासन आया दोस्तों, और ज्ञानचंद ने दोस्तों ज्ञानचंद से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट बनेंगे, इनको देख लीजिए एक बार। देखिए ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ज्ञानचंद जो है चंद्रवंश का ये 29वां शासक था, ये याद रखेंगे। 29वां जो है शासक था ज्ञानचंद चंद्रवंश का, और 45 वर्षों तक शासन किया, यानी कि 45 वर्षों तक शासन किया ज्ञानचंद ने। और ज्ञानचंद दोस्तों एक शक्तिशाली राजा था, ये भी आप याद रखेंगे। और चंद्रवंश में जो है चंद्रवंश में इन्होंने जो है 45 वर्षों तक शासन किया। और एक क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, पूछा भी गया है कि चंद्रवंश में सर्वाधिक लंबे समय तक राजा बनने वाला शासक कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखेंगे कि सर्वाधिक लंबे समय तक राजा बनने वाला चंद शासक कौन था, वो था ज्ञानचंद। इन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया।
तो ये क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको याद रखेंगे। कौन सा जो है शासक था चंद्रवंश का जिसने सबसे लंबे समय तक जो है शासन किया, तो वो था आपका ज्ञानचंद। अगला फैक्ट देखेंगे ज्ञानचंद से। ये ज्ञानचंद से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और हमेशा बने हैं यहाँ से। तो सर्वाधिक लंबे समय तक राजा बनने वाला चंद शासक कौन था? ज्ञानचंद था दोस्तों। और ज्ञानचंद से दोस्तों चंद्रवंश के बारे में अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो ज्ञानचंद से हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। सभी आप दोस्तों नोट करते हुए चले। तो हमने बात की कि ज्ञानचंद जो है, जिसको गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है, और चंद्रवंश का 29वां शासक था ज्ञानचंद, और 45 वर्षों तक शासन किया ज्ञानचंद ने। और सबसे जो है यानी कि सर्वाधिक लंबे समय तक राजा बनने वाला चंद शासक था ज्ञानचंद। और उसके साथ ही साथ दोस्तों अगला हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक से भेंट की थी। यानी कि यहाँ पर पूछा जाता है कि किस चंद्रवंश के शासक ने फिरोज शाह तुगलक से भेंट की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो आंसर रहेगा आपका ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद जो है फिरोज तुगलक से भेंट की थी, और फिरोज तुगलक ने ही जो है दोस्तों इनको ज्ञान गरुड़ की उपाधि इनको दी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक से भेंट किस चंद शासक ने की? तो ज्ञानचंद ने की। और ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। ठीक है, यानी कि ज्ञानचंद कहे कि चंद्रवंश का हमने पढ़ा था कि चंद्रवंश का जो राज चिन्ह था वो क्या था? गाय थी। तो यहाँ पर बात हो रही है ज्ञानचंद की। तो ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था वो था गरुड़, और गरुड़ेश्वर यानी कि विष्णु का उपासक इनको माना जाता है। इनकी ज्ञानचंद को जो है विष्णु का उपासक माना जाता है। ये फैक्ट भी याद रखेंगे। आगे बात करें तो ज्ञानचंद का प्रसिद्ध जो सेनापति था, पूछा जाता है नीलू कठायत के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा ज्ञानचंद का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो वो था नीलू कठायत। तो नीलू कठायत दोस्तों रोहिलों के खिलाफ तराई भाबर में वीरता से युद्ध लड़ा, जिसकी वजह से उसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों किस चंद्रवंश के किस शासक को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई? तो यहाँ पर किसको दी गई कुमैया खिल्लत की उपाधि? नीलू कठायत को। ठीक है, नीलू कठायत कौन था? ज्ञानचंद का सेनापति था, तो इसको कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई। तो याद रखेंगे, आपने याद रखना है ज्ञानचंद का जो सेनापति था वो कौन था? नीलू कठायत। ये पूछा गया है नीलू कठायत कौन था? तो नीलू कठायत ज्ञानचंद का प्रसिद्ध सेनापति था। मैंने यहाँ पर बता दिया, इसको कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई क्योंकि इसने जो है तराई भाबर में रोहिलों के खिलाफ जो है वीरता से युद्ध लड़ा था। बात करें ज्ञानचंद की दोस्तों, तो ज्ञानचंद पहला चंद्रवंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जितने चंद राजाओं के बारे में बात की है उसमें कहीं भी आपने महाराजा धीराज नहीं देखा होगा। तो पहला ज्ञानचंद पहला जो है चंद्रवंश का शासक है या चंद्रवंश का राजा है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो इसका उल्लेख हमें मिलता है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र जो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से मिलती है, और ये ज्ञानचंद से संबंधित है। तो आपको कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेरा खड़कोट ताम्रपत्र किससे संबंधित है, यानी कि किस चंद्रवंश के शासक से संबंधित है? तो ज्ञानचंद से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ऐसे भी आप याद रखेंगे। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला चंद्रवंश का शासक कौन था? ज्ञानचंद था। ठीक है, और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से मिलता है। क्लियर होगी? इतने फैक्ट आपको याद रखने। उसके बाद आगे बात करें तो ज्ञानचंद को दोस्तों शोर का विजेता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से चंद्रवंश का कौन सा शासक था जिसे शोर का विजेता कहा जाता है? शोर यानी पिथौरागढ़ का विजेता जो है किसे कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ का विजेता कहा जाता है ज्ञानचंद को। याद रखें, जितने भी क्वेश्चन ज्ञानचंद से बनने ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानचंद को शोर का विजेता कहा जाता है दोस्तों। शोर यानी कि पिथौरागढ़ का विजेता कहा जाता है ज्ञानचंद को।
इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है मझेड़ा ताम्रपत्र से। तो मझेड़ा ताम्रपत्र यानी कि पिथौरागढ़ किससे संबंधित है? ज्ञानचंद से संबंधित है। मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा इससे, मैंने यहीं पर इसको जो है मेंशन किया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ज्ञानचंद को शोर का विजेता कहा जाता है, यानी कि पिथौरागढ़ का विजेता कहा जाता है। इसका उल्लेख हमें मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलता है, ये याद रखेंगे। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मझेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो ज्ञानचंद से संबंधित है, ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों, गोबसा या गोबासा ताम्र अभिलेख। ये भी आपने कई बार जो है परीक्षाओं में देखा होगा, गोबासा ताम्रपत्र लेख। तो दोस्तों ये भी जो है ये ताम्रलेख ज्ञानचंद से संबंधित है, याद रखेंगे। गोबासा या गोबसा ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है? ज्ञानचंद से। उसके बाद दोस्तों ज्ञानचंद के बाद जो है राजा बना। देखिए ज्ञानचंद के बाद तो ज्ञानचंद से संबंधित जितने फैक्ट मैंने बताए वो सारे याद रखें, ठीक है। कि ज्ञानचंद जो था चंद्रवंश का 29वां शासक था। 45 वर्षों तक शासन किया ज्ञानचंद ने, और सर्वाधिक लंबे समय तक राजा बनने वाला चंद शासक था ज्ञानचंद, और शक्तिशाली राजा था। और दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक से इसने भेंट की थी। और ज्ञानचंद का राज चिन्ह था गरुड़। और मैंने बताया ज्ञानचंद का प्रसिद्ध सेनापति था नीलू कठायत। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ज्ञानचंद जो है ज्ञानचंद ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और इसका उल्लेख हमें सेरा खड़कोट ताम्रपत्र लेख से मिलता है। तो ये जितने भी आपके ताम्रपत्र हैं या लेख हैं, इनको आप जरूर याद रखें। जैसे आपका सेरा खड़कोट ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से जानकारी मिलती है ज्ञानचंद के बारे में। और इसका उल्लेख जो है दोस्तों ज्ञानचंद को शोर का विजेता कहा जाता है, यानी कि पिथौरागढ़ का विजेता कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। उसी प्रकार जो है गोबसा या गोबासा ताम्रपत्र लेख से भी हमें दोस्तों ज्ञानचंद से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे। और ज्ञानचंद के बाद दोस्तों राजा बना हरिचंद, और हरिचंद के बाद राजा बना उद्यानचंद। तो देखिए उद्यानचंद से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उस पर हम बात करेंगे। देखिए ज्ञानचंद से हमने जितने ऊपर जितने भी देखे वो सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब बात करेंगे उद्यानचंद। तो दोस्तों उद्यानचंद की बात करें तो उद्यानचंद दोस्तों बालेश्वर मंदिर चंपावत में जो स्थित है उसका जीर्णोद्धार का कार्य किया। किसने किया अगर पूछा जाता है तो ये किया उद्यानचंद ने, ठीक है। तो ज्ञानचंद के बाद जो नाम आता है जिसने प्रमुख जो इसके जो कार्य हैं, इनकी जो कार्य किए जिनका विवरण हमें मिलता है वो है आपका उद्यानचंद। दोस्तों कई चंद्रवंश के शासकों का जो है राजाओं का विवरण नहीं मिलता है, और जिनका मिला है दोस्तों उन्हीं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं आप सभी के बीच लाया हूँ। तो उद्यानचंद की बात करें तो बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार का कार्य किसने किया? तो ये किया उद्यानचंद ने। तो आपको पूछा जा सकता है कि बालेश्वर मंदिर जो कहाँ पड़ता है आपका चंपावत में पड़ता है, उसका जीर्णोद्धार का कार्य किसने किया? तो जीर्णोद्धार का कार्य किया उद्यानचंद ने, ठीक है। और इस बालेश्वर मंदिर का वास्तुकार कौन था आपको पूछा जा सकता है। तो बालेश्वर मंदिर चंपावत का वास्तुकार था जगन्नाथ मिस्त्री, ठीक है। जगन्नाथ मिस्त्री जो है क्या था? वास्तुकार था, ठीक है। तो याद रखेंगे ज्ञानचंद के बाद उद्यानचंद का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको याद रखेंगे। बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार का कार्य किया उद्यानचंद ने, और बालेश्वर मंदिर का वास्तुकार आपको पूछा जा सकता है जगन्नाथ मिस्त्री वास्तुकार थे बालेश्वर मंदिर चंपावत के। और कहा जाता है दोस्तों कि जो एक हथिया नौला है, एक हथिया नौले का निर्माण भी किसने करवाया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने ही कराया था, यानी कि जगन्नाथ मिस्त्री ने ही बनाया था एक हथिया नौला। ये भी आपको पूछा जा सकता है एक हथिया नौला के वास्तुकार कौन है? तो जगन्नाथ मिस्त्री हैं। और बालेश्वर मंदिर चंपावत का जो जीर्णोद्धार का कार्य किया वो भी जो है उद्यानचंद ने किया। और बालेश्वर मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है? जगन्नाथ मिस्त्री। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब बालेश्वर मंदिर बना दोस्तों तो इसके जो है दोस्तों जगन्नाथ मिस्त्री के जो है उद्यानचंद ने जो है इसके जो है एक हाथ जो है इसका काट दिया था। और दोस्तों इसलिए काटा क्योंकि ये बालेश्वर मंदिर की तरह जो है दूसरा मंदिर न बना पाए। तो जगन्नाथ मिस्त्री ने दोस्तों इसका जवाब देते हुए एक हाथ से दोस्तों एक हथिया नौले का निर्माण किया, ठीक है। तो ये कहावत है दोस्तों, ये कहा जाता है।
तो इसको याद रखेंगे। बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार का कार्य किया उद्यानचंद ने, और वास्तुकार मैंने बता दिया आपको जगन्नाथ मिस्त्री, और एक हथियार नौला जो है इसके वास्तुकार भी कौन है, जगन्नाथ मिस्त्री हैं। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उद्यानचंद के बाद आत्मचंद जो है द्वितीय जो है राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद फिर हरिचंद जो है राजा बने। तो उद्यानचंद के बाद आत्मचंद द्वितीय और उसके बाद हरिचंद जो है गद्दी पर बैठे, और उसके बाद नाम आता है दोस्तों विक्रम चंद का। तो विक्रम चंद दोस्तों चंदवंश में इनके कार्यों की बात करें तो विक्रम चंद जो है विक्रम चंद से संबंधित एक ताम्र लेख जो है प्राप्त हुआ है, जो बताता है कि विक्रम चंद ने बालेश्वर मंदिर का जो है निर्माण कार्य पूरा किया। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया। तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया विक्रम चंद ने, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और विक्रम चंद से दोस्तों इनके 2 ताम्रलेख से जानकारी मिलती है विक्रम चंद के बारे में। वो कौन से 2 ताम्रलेख हैं, इनको देखिए। 2 ताम्रपत्र लेख जिनसे जानकारी मिलती है विक्रम चंद के बारे में। पहला है बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और दूसरा है चंपावत ताम्रपत्र। तो ये दोनों को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है विक्रम चंद के बारे में जानकारी हमें किन ताम्रपत्रों से मिलती है। तो आपका बालेश्वर ताम्रपत्र लेख और चंपावत ताम्रपत्र लेख से मिलती है, तो ये भी याद रखेंगे। तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया, विक्रम चंद ने पूरा कराया। विक्रम चंद के बाद दोस्तों भारती चंद का नाम आता है। देखिए विक्रम चंद के बाद भारती चंद की बात करें तो भारती चंद दोस्तों चंदवंश का 35वां राजा था, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 35वां राजा चंदवंश का कौन था, वो था भारती चंद। भारती चंद के समय दोस्तों डोटी नेपाल का राजा कौन था, जयमल था, ये याद रखेंगे। भारती चंद के समय दोस्तों जब भारती चंद का शासन था उस समय डोटी यानी कि नेपाल का क्षेत्र, तो वहाँ का राजा कौन था, जयमल था, ये याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है डोटी नेपाल का राजा कौन था, जो है ऐसे पूछा जा सकता है कि जयमल जो है किस चंदवंश राजा के समय में था, तो वो था आपका भारती चंद के समय में। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि सेरा क्षेत्र, अभी आपने ऊपर सोर पड़ा, सोर यानी कि पिथौरागढ़ सोर घाटी, और सेरा क्षेत्र दोस्तों डीडीहाट क्षेत्र को कहा जाता है। तो सेरा क्षेत्र डीडीहाट क्षेत्र पर जो है दोस्तों भारती चंद ने अधिकार कर लिया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीडीहाट क्षेत्र पर अधिकार किस चंदवंश के शासक ने किया या किस चंदवंश के राजा ने किया, तो वो किया दोस्तों भारती चंद ने। तो सेरा क्षेत्र पर अधिकार किसने किया, यानी कि डीडीहाट क्षेत्र पर भारती चंद ने अधिकार कर लिया और स्वतंत्र राज्य की नींव डाली भारती चंद ने। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारती चंद ने दोस्तों डोटी नेपाल के बीच 12 वर्षीय युद्ध हुआ। तो ये दोस्तों भारती चंद और नेपाल के राजाओं के बीच दोस्तों 12 वर्षीय युद्ध रहा, इनकी 12 वर्षों तक भारती चंद जो है इनसे लड़ता रहा, और आखिरकार जो है दोस्तों भारती चंद का लड़का जो है, भारती चंद का पुत्र जो है, वो इनको फिर जो है पराजित करता है। देखिए भारती चंद ने अपने पुत्र के सहयोग से, ठीक है, अपने पुत्र के सहयोग से सोर, पिथौरागढ़, सेरा, डीडीहाट, थल पर अधिकार कर लिया। यानी कि भारती चंद ने अपने पुत्र के सहयोग से सोर घाटी यानी कि पिथौरागढ़, सेरा क्षेत्र यानी कि डीडीहाट और थल पर जो है अधिकार कर लिया भारती चंद ने। भारती चंद के बाद दोस्तों देखिए भारती चंद के बाद आता है नाम रत्नचंद का, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था। इसने जो है दोस्तों डोटी के जो जो राजा थे नेपाल के, उनको पराजित किया। तो इसके बाद देखिए ज्ञानचंद के बाद रत्नचंद जो है, उनका पुत्र जो है ज्ञानचंद जो है जीवित था दोस्तों, ठीक है, और जीवित रहते हुए उसने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया था, रत्नचंद को। और रत्नचंद दोस्तों डोटी राज्य नेपाल को अपने अधिकार में ले लिया रत्नचंद ने, और उस समय डोटी राज्य का शासक कौन था, नागमल्ल था। आपको पूछा जा सकता है कि रत्नचंद ने दोस्तों जब नेपाल पर अधिकार किया तो उस समय डोटी राज्य का शासक कौन था, तो नागमल था दोस्तों, ये याद रखेंगे।
और डोटी राज्य जीतने के बाद रत्नचंद ने दोस्तों डोटी राज्य शाही वंश के राजाओं को दे दिया। यानी कि शाही वंश के राजाओं को उसके बाद जीतने के बाद जो है डोटी राज्य दे दिया। किसने? रत्नचंद ने। तो रत्नचंद ने दोस्तों डोटी राज्य को फिर किसको दे दिया? जीतने के बाद शाही वंश के राजाओं को दे दिया। और नागमल की बात करें, नागमल रत्नचंद ने जो है नागमल को युद्ध में क्या किया? पराजित किया और अधिकार कर लिया डोटी क्षेत्र पर। ये मैं आपको पर बता दिया। रत्नचंद दोस्तों एक धार्मिक राजा था, ये भी याद रखेंगे। और रत्नचंद से संबंधित जितने भी फैक्ट आ रहे हैं दोस्तों, सभी को आपने याद रखना है। नेपाल के जो डोटी राज्य था, वहाँ के शासक नागमल को पराजित करके डोटी राज्य नेपाल पर अपना अधिकार स्थापित किया। और जीतने के बाद दोस्तों रत्नचंद ने डोटी राज्य को जो है शाही वंश के राजाओं को दे दिया। और जो रत्नचंद था दोस्तों वो एक धार्मिक राजा था, ये भी याद रखेंगे आप। आगे चलते दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि जो रत्नचंद है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। रत्नचंद, देखिए रत्नचंद ने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की और जागेश्वर में धर्मशाला बनवाई तथा मंदिर को कई ग्राम दान में दी। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जागेश्वर तीर्थ यात्रा की थी किसने? रत्नचंद ने। जागेश्वर तीर्थ यात्रा आपका अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर में जो है रत्नचंद आया था। और जागेश्वर मंदिर में दोस्तों धर्मशाला बनाई रत्नचंद ने और मंदिर को दोस्तों कई जो है ग्राम दान दिए। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखें, चंदवंश का जो पहला भूमि बंदोबस्त, जितने भी हमने अभी तक राजा देखे, अभी तक में दोस्तों चंदवंश का जो है पहला जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो रत्नचंद के समय ही हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि चंदवंश का पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ? तो ये हुआ रत्नचंद के समय में। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों हमने आज रत्नचंद तक देखा और इससे आगे की जो है दोस्तों आगे का हम जो है अगली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम रत्नचंद तक ही दोस्तों आज की क्लास लेंगे। आगे नेक्स्ट जो चंद राजा हैं उन पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।